नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और मैं हूं प्रियंका संभव। और आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे खास व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है वेल्थ क्रिएट करने का, जिनके नाम से लोग पैसे लगाते हैं, जिनको देख के लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान नवनीत मनोज जी से, एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी एमसी के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन का, आपके मनी नाइन के इस मंच पर आपका। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले 5 साल के लिए आप फिर से इस पद पर कायम रहेंगे। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा सर, जिस तरीके से हमने देखा कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद एनडीए की सरकार बनी, बहुत सारी आशंकाएं रही, बाजार में बड़ी गिरावट रही, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी आई और अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। थोड़ी बहुत आशंकाएं, चिंताएं हैं, वो इस बात को लेकर के है कि क्या जो मैनेजमेंट रहेगा वो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में रहेगा या कोलिजन गवर्नमेंट है, थोड़ी खींचतान रहेगी। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो रिफॉर्म की प्रक्रिया, रिफॉर्म के बारे में बार बातचीत हो रही थी, क्या वाकई में सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्योंकि इस बार पूरी तरीके से बहुमत की सरकार नहीं है, इस बार गठबंधन की सरकार है। विपुल जी, प्रियंका जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मेरे 5 वर्ष का कार्यकाल एचडीएफसी एमसी का, जस्ट टू क्लैरिफाई। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, जो सोशल स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम भारत में देख रहे हैं, वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगी बट बरकरार रहेगी बहुत सालों तक और सुदृढ़ होती रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और कल की जो टीम देखी है वो सेरेमनी में, मेरे ख्याल में सब में और उत्साह बढ़ा है। करीब करीब वही टीम वापस है और कुछ जो भी नए इंडक्शन हुए, सब लोगों को लग रहा है कि जो आर्थिक सुधारों की, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी है पिछले दशक से, वो बिल्कुल चालू रहेगी और उसी गति से मेरे ख्याल में चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो या आर्थिक सुधारों की गति हो, वो चलती रहेगी बिल्कुल। और उसमें किसी को भी किसी भी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। सो इट्स ट्रूली एन ऑनर टू स्पीक टू यू सर। आपको वेल्थ क्रिएटर ऑफ इंडिया कहा जाता है और मैं उन्हीं लोगों के बेहाफ में सवाल पूछना चाहती हूँ जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट अब आ रही है जिसमें इक्वेशंस बदल जाएंगे। तो अभी तक का जो 10 साल का हमने एक ट्रैक देखा था और आप हमेशा से ही गंगो रहे हैं, आपने कहा आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के एक फर्म बिलीवर रहे हैं, क्या वही पेस अभी आगे जारी रहेगी अगले 5 साल? बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं, चाहे आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क देखें कि जहां पर आरबीआई ने 4% के आसपास भारत में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसकी हम बातचीत नहीं करते हैं। चाहे आईबीसी हो फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो जीएसटी हो, दूसरे टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो रेरा हो रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हो गए हैं, उन सब का अच्छा परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और अगले कई वर्षों तक भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम चौथे और तीसरे पहुंचेंगे, इसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए। कोई कारण नहीं है यह सोचने का कि जो ये सुधारों की गति है या जो रिफॉर्म्स की गति है या जो हमारे आर्थिक प्रगति की गति है, उसमें कहीं भी ठहराव आने वाला है। वो ठहराव नहीं आने वाला है और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बन गया है, हम इस अमृत काल में है। ये अमृत काल का 2 वर्ष हुए हैं और अगले कई वर्षों तक भारत और यहाँ से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनती रहेगी। जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल सर विदेशी निवेशकों को लेकर के है। ये बात सही है कि बाजार को जो है जिस तरीके से लगातार बिकवाली देखने को मिली है विदेशी निवेशकों की तरफ से, और लगातार हमारे जो म्यूचुअल फंड के लोग हैं, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बाजार को संभाला है। मुझे याद है 2013-14 की बात थी, जब जो है या 15-16 की बात थी, जब हम देख रहे थे कि घरेलू निवेशक जो है वो बेच रहे थे और विदेशी निवेशक खरीद रहे थे। तब लोग कह रहे थे कि विदेशी निवेशक ज़्यादा समझदार होते हैं। क्या इस बार ऐसा हुआ है कि विदेशी निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको एंट्री करने का समय नहीं मिल पा रहा है और घरेलू निवेशक लगातार खरीद रहे हैं और न सिर्फ खरीद रहे हैं बल्कि मुनाफा भी कमा रहे हैं? क्या विदेशी निवेशकों की कैलकुलेशन इस बार मिस हो गई और इस गिरावट की या इस बिकवाली की वजह आप क्या मान रहे हैं? उनको क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं दिखाई दे रही है?
हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं पिछले महीने के इक्विटी फ्लोज के, विपुल जी आपने देखे होंगे कि बिल्कुल। 21,000 करोड़ रुपए का नंबर एसआईपी का भी आ गया है। और ये बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं मैं सभी हमारे निवेशकों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एडवाइजर्स को, रेगुलेटर को और आपके जैसे लोगों को, जिन्होंने ये अलग जगाई है पिछले कई वर्षों में। और आज जिस तरह से भारत के निवेशकों का पैसा आ रहा है जो बाजार को एक मजबूती दे रहा है, तो उसके मेरे ख्याल में दूरगामी बड़े अच्छे परिणाम होंगे। आपने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करी, तो आप पिछले कुछ दिनों का या हफ्ते का छोड़ दीजिए, मैं आपको एक अच्छा आंकड़ा बताता हूँ। पिछले करीब 30-32 वर्षों से विदेशी निवेशक यहाँ हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। उसमें से 24 या 25 साल ऐसे होंगे जब वो नेट बायर ऑफ इंडियन एक्विटीज थे, नेट बाइंग उनकी थी उस साल में। क्या कारण था कि वो इतने राजनीतिक उतार चढ़ाव, इतने मार्केट के साइकिल होते हैं, इतने दुनिया में इकोनॉमिक साइकिल होते हैं, उसके बाद भी साल दर साल वो भारत में पैसा लगाते रहे। तो दो कारण थे, एक तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक भारत की जो एक पॉलिसी एनवायरनमेंट है, एक भारत की जो एक ग्रोथ की दर है, उसकी वजह से वो टॉप डाउन व्यू था। सेकंड था कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं अक्रॉस मेनी सेक्टर्स, तो आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर के नजरिए से हर बार एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए भारत में बहुत अच्छी आपको कंपनियां, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी वाली आपको हमेशा मिल जाएगी, जो बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आपको इतनी वैरायटी की, इतनी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज नहीं मिलती है। तो ये दो कारण थे कि उसकी वजह से कुछ भी हुआ भारत में वो निवेश करते रहे। अब तीसरा कारण और जुड़ गया उनके लिए भारत को पॉजिटिव देखने का के लिए, वो है जब देश के निवेशक हर महीने पैसा लगाते हैं तो ये बाजार को एक मजबूती देता है, ये बाजार में कांस्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो बाजार की जो वॉलेटिलिटी है वो उसको कम कर देता है। तो उसकी वजह से पहले जब विदेशी निवेशक 1-2 बिलियन डालते थे तो बाजार बहुत ऊपर चला जाता था, 1-2 बिलियन बेचते थे तो बाजार बहुत नीचे चले जाता था। अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको पता है कि भाई ये 20,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है, तो कभी भी अगर बड़ा बिकवाली करनी हो तो कोई बाजार में फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही चीज हमने देखी है। तो आप सोचो कि अगर आज आप एक विदेशी निवेशक को न्यूयॉर्क में, लंदन में, सिंगापुर, हांगकांग कहीं बैठे हो, तो आप आज भारत को और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से देखोगे कि यहाँ तो बाजार में इतनी लिक्विडिटी है कि मैं कभी भी बेचूं, कभी भी खरीदूं, तो उतना इजी हो गया। तो मुझे लगता है कि भारत का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिवनेस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नहीं, एक छोटा सा इस पर क्रॉस क्वेश्चन है, फिर प्रियंका जी भी आपसे पूछना चाह रही हैं कुछ। सवाल मेरा ये है कि सब कुछ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ के नंबर हमारे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया की सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, फिर विदेशी निवेशकों को ऐसी खामी क्या दिखाई दे रही है कि वो लगातार सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी तो लगता होगा, दिखाई देता होगा कि ये रैली तो हमसे मिस हो गई और बाजार इस तरीके से नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी नया हाई हमने बनते हुए देखा। ये बात अलग है कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पर वो लाजमी है। लेकिन विदेशी निवेशक क्या चूक गए इस बार बाजार को पढ़ने में? दो चीज बताता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि शायद उनको कुछ बार ऐसा लगता है कि शायद भारत के वैल्यूएशन ज्यादा है रिलेटिव टू दूसरे जो कुछ बाजार ऐसे हैं, चाहे चीन का बाजार हो या कुछ और इमर्जिंग मार्केट से, जहां पर रिलेटिवली वैल्यूएशंस भारत से थोड़े सस्ते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा पैसा वो वहां लगा रहे हो। दूसरा कारण है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अप्रैल 2021 से मार्च 2023, 2 सालों में विदेशी निवेशकों ने करीब 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी, और उस दरमियान भारत के निवेशकों ने करीब 3 लाख करोड़ की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड्स ने 3 लाख करोड़ की बाइंग करी। अल्टीमेटली भारत के निवेशक सही साबित हुए, राइट? आज बाजार ऑल टाइम हाई पर है। तो अगर वो लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार उनकी वजह से नीचे जाएगा, पर मुझे लगता है उनको शायद लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भारत में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट, जैसा मैंने बोला, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। हो सकता है अगर बाजार थोड़ा नीचे आ जाए तो हम भारत में खरीदारी करें, लेकिन भारत के बाजार ज्यादा सस्ते कभी मिलते नहीं है। कभी कभार ही मौका लगता है, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो उनको शायद ऐसा लगा हो कि ये जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स वगैरह की वजह से एक बड़ा मौका लग जाए, लेकिन बाजार में 1 या 2 दिन ही मंदी रहेगी, ज्यादा लंबे समय तक मंदी चली नहीं, तो हो सकता है सम स्टेज कुछ निवेशक वापस आ जाए। पर अगर आप मेरे से लॉन्ग टर्म पूछोगे तो मैं आपको वही रिपीट करूंगा कि अगले 10 वर्षों में विदेशी निवेशकों का और ज्यादा पैसा यहाँ पर आएगा।
ओके, सो नवनीत सर, ऐसे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों को अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी, अब इस हफ्ते हम फिर देख रहे हैं बाजार को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, और ऐसे सिग्नल्स जो हैं कई बार रिटेल इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे करना क्या, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करती हूँ, तो आप क्या कहते हैं उन्हें? तो अगर एक हफ्ते की वॉलेटिलिटी को मत देखिए, एक महीने की वॉलेटिलिटी को मत देखिए। आपने मेरे को इंट्रोड्यूस कराते समय बोला कि भाई 30 वर्ष से बाजार को देख रहे हैं, तो पिछले 30 वर्ष में अगर किसी ने एसआईपी करी है 1,000 रुपये महीने की, अगर सपोज कोई फंड का नाम लेता हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, 29 साल से अगर 1,000 रुपये महीने की एसआईपी करी है, तो आज करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। जैसे ही मैं आंकड़ा बोलता हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो उसका फ्यूचर मतलब पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेटर और गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बिकॉज बाजार का शायद एनवायरनमेंट अलग था, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ज्यादा थी। पर ये सिर्फ ये दर्शाती है कि इस समय में बाजार में बहुत बार उतार चढ़ाव हुए हैं, कई तरह की घटत बदत बाजार में हुई है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से निवेश करते रह गए तो एक बड़ा पैसा आपका बन गया। तो मेरे ख्याल में उसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर जो एसआईपी का निवेशक है, जो आपने पूछा म्यूचुअल फंड के निवेशक को बताइए, तो उनके लिए तो अच्छा था। अगर आपको उस दिन 5-6% नीचे मिल रहा था तो कई लोगों ने टॉपअप भी किया है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन उस दिन हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आते हैं और जो अमाउंट आता है, जिस दिन बाजार 6%, 7% की गिरावट में था, उस दिन ज्यादा निवेशकों ने पैसा लगाया जो हमारा रोज का एवरेज होता है उससे। ओके, सो तो एक ये जो मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी, ये जो एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, एक ये जो एक मैच्योरिटी नजर आ रही मैच्योरिटी, है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और उसमें जैसा मैंने कहा, आप लोगों का भी योगदान है, हमारी इंडस्ट्री का भी योगदान है, सबका योगदान है उसमें। सर, सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट आपके दो फंड्स के बारे में मैं पूछना चाहूंगी। एक है HDFC का डिफेंस फंड और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसने 10,000 करोड़ के AUM को क्रॉस कर लिया है, इस मार्क को। ओके, सो ये दोनों थीम्स जो हैं, हमने देखा अभी काफ़ी हॉट थीम्स रही हैं। इन थीम्स, यही थीम्स कंटिन्यू करेंगे आगे जाकर, या आप कुछ नए उभरते हुए थीम्स भी देख रहे हैं जिनके बारे में आपको लगता है जहां आप पोटेंशियल देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में कई वर्षों से ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने काफी हैवी लिफ्टिंग करी है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए। गवर्नमेंट का केपेक्स पर बहुत ध्यान रहा है। प्राइवेट केपेक्स की बढ़ने की आशाएं आगे जाकर, कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत सुदृढ़ हो गई है, बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट अच्छे शेप में है। और जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है और एक चाइना +1 से जो अपॉर्चुनिटी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की एक अपॉर्चुनिटी भारत को मिली है, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मौके हैं। और डिफेंस की जहाँ तक आपने बात करी, उसमें हम खाली एसआईपी लेते हैं 10,000 रुपये महीने तक की। उसमें भी हमने लमसम पैसा लेना मदद कर रखा है, क्योंकि एसआईपी की बुक की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और डिफेंस सेक्टर अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, बट हमें लगता है कि वैल्यूएशंस बढ़ने की वजह से उसमें एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। लमसम में थोड़ा सा देख करके, संभाल करके निवेश करना चाहिए। बट सेक्टर्स में मौके बहुत हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो तो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। मतलब हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर थीमेटिक फंड कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर हेल्थ केयर भी आता है, उसके अंदर केमिकल्स भी आता है, उसके अंदर ऑटोमोबाइल भी आता है, उसमें ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, उसमें कैपिटल गुड्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टॉक्स है, बड़ा यूनिवर्स है उसमें। और पहला पोर्टफोलियो भी निकल गया, तो निवेशक पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। जी, चूंकि बात थीमेटिक फंड्स की चली है तो उसी पर आगे बढ़ते हैं। ये 10 साल जो बीते गुजरे हैं उसमें हमने देखा, खासतौर से पिछले 5 सालों के अंदर और पिछले 2-3 सालों के अंदर, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र आप कर रहे थे, उसमें रेलवे, पावर, डिफेंस, ये 3-4 ऐसे PSU सेक्टर रहे हैं जिसमें बेतहाशा रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए हैं। डबल ट्रिपल जो लोग सीधे स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनके होते हुए दिखाई दिए। म्यूचुअल फंड ने अलग अलग कंपनीज़ की तरफ से बहुत सारे नए नए फंड लॉन्च हुए और उसमें भी लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार कोलिजन गवर्नमेंट है, एक गठबंधन की सरकार है, क्या ये थीम अब कुछ चेंज होगी? क्या अभी भी आपको लगता है कि PSUs पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक समय IT बहुत फेवरेट हुआ करता था। आज किसी ने 1 बजे के शो में हमारे जो है कार्यक्रम में सवाल पूछा कि मैंने जो है IT के फंड में, इंडेक्स फंड में पैसे लगाए थे, बहुत लॉस हो रहा है। तो क्या अभी जो है थीम बदलने का वक्त है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी PSU शेयरों की स्टोरी वो कंटिन्यू होती हुई इस 3.0 सरकार में भी जारी रहेगी?
भारत के बाजार की यही एक महत्वपूर्ण बात है कि आपने कितने सेक्टर्स बता दिए 2 मिनट के अंदर। तो ये जो एक वैरायटी ऑफ स्टॉक्स है, ये जो एक डाइवर्सिटी ऑफ स्टॉक्स है, इतने सारे सेक्टर्स में इतनी सारी अच्छी कंपनियां चुनने का एक फंड मैनेजर को मौका मिलता है। तो अगर इन्वेस्टर को ये सब नहीं चुनने हो तो सबसे बढ़िया एक डाइवर्सिफाइड फंड में लगा दीजिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में या एक लार्ज एंड मिड कैप में लगा दीजिए, तो आपको सब जगह मौके हैं। सिर्फ भारत की जो इकोनॉमी है आज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में मौके हैं, आज इवन अगर आप कंजम्पशन में भी देखें तो कितना भी हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी तो अभी $3000 से नीचे है। तो कंजम्पशन में भी बहुत सारे मौके हैं, चाहे कंज्यूमर स्टेपल्स या डिस्क्रिशनरी, जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे कई क्षेत्र हैं कंजम्पशन के अंदर, वो भी बढ़ते रहेंगे। एक्सपोर्ट्स में भी मौके हैं। तो यहाँ तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब एक $3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 7-8 ट्रिलियन बनेगी और जब $9-10 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा तो मौके तो बहुत मिलेंगे। ये मेरे ख्याल में फंड मैनेजर पर छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको सेक्टर चुनने में या थीम चुनने में अगर कठिनाई हो रही है तो सबसे बढ़िया डाइवर्सिफाइड फंड में लगा दीजिए, उसमें फंड मैनेजर आपके लिए चयन कर लेंगे अच्छे स्टॉक्स का। नवनीत सर, पिछले साल हमने काफ़ी बज़ देखा था जब सेबी चेयरपर्सन ने ₹250 की सिप की बात की थी। अब वो बात कहाँ पहुँची है, क्योंकि ₹250 की सिप बहुत सारे और नए निवेशकों को जोड़ सकती हैं। और इसको लेकर के जब ये बात उठी थी तो इंडस्ट्री ने कहा हम इस पर बिल्कुल काम करेंगे। सो आप क्योंकि एम्फी को भी हेड कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस पर बात कहाँ तक पहुँची है अभी। नहीं, बिल्कुल। और मैं बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा सीबी की और चेयरपर्सन की कि हमेशा वो यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा लोगों को मिल सके, हर घर तक एसआईपी का संदेश पहुंच सके। और किस तरह से एक तो अमाउंट कम करना है, आज ₹500 महीने से भी कोई निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन उसको किस तरह से इजी बनाया जा सके, ट्रांजैक्शन को इजी बनाया जा सके, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके। केवाईसी का बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें करी गई है। और कई एमसीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस अमाउंट को कम कर दिया ₹500 से। लेकिन जो आज एक कॉस्ट होती है, चाहे केवाईसी करने की कॉस्ट हो या एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हो, एक बैंकिंग की कॉस्ट हो, वो सब कॉस्ट को किस तरह से कम करके और उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके निवेशक के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए भी, ताकि बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हो सके। आज हम कितनी भी बड़ी बात कर लें, हमने 21,000 करोड़ की एसआईपी की बात करी, 57 लाख करोड़ के एयूएम की बात करी, लेकिन अभी भी 5 करोड़ से कम ही निवेशक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो यह तो नंबर बहुत आगे जाना चाहिए प्रियंका जी। तो ये तो बढ़ता रहेगा और सीबी के साथ हम काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम छोटे से छोटे निवेशक तक, हर गांव तक हम ये संदेश पहुंचा सकें कि अपना पैसा धीरे धीरे इसमें लगाइए, जो आगे जाकर बड़ा पैसा आपका बन सकता है। और भारत की जो ग्रोथ चल रही है उसमें हर एक की भागीदारी जुड़ सके। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी एसआईपी कर लीजिए, तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसकी आपकी भागीदारी भी जुड़ती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी 250 को हम देखेंगे ग्राउंड पर उतरते हुए। नहीं है, कई एमसीज हैं। हमने आज वॉलंटरीली हमारा जो मिनिमम अमाउंट है कई स्कीम्स में, इक्विटी स्कीम्स में ₹100 कर दिया है, तो ₹100 से भी कर सकते हैं। हमारा एक कैंपेन था आपका बहुत अच्छा, जब इवेंट था मुंबई में, मैंने उस समय भी कहा था, क्योंकि आपने को कलश दिया था, मनी कलश या कुछ आपने उसको कहा था, तो मैंने कहा था कि हमारा भी एक कैंपेन है बढ़नी से आजादी, कि आज भारत की महिलाएं सैकड़ों सालों से बड़ी अच्छी बचत करती आई है। जो रसोई घर में जो किचन के अंदर एक बर्नी होती है चावल की या गेहूं की, उसमें अपना 150, 200, ₹500 डाल के रखती है कि कभी घर में जरूरत पड़ेगी तो वही बर्नी काम आएगी। तो पैसों को भी इस बर्नी से आजाद करिए और उसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, तो पैसा पड़ा ही नहीं रहेगा, बढ़ता भी रहेगा। बिल्कुल, और भारत की ग्रोथ स्टोरी में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। एक चुनौती रही है कि लोग सिप शुरू कर देते हैं, जैसे हम अभी भी आंकड़े देख रहे हैं कि भाई मई में इतने इन्फ्लोज आए, 83% बढ़े हैं। सिप में जो है इतना इन्फ्लो कुछ 36,000 करोड़ से ऊपर का हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो कंटिन्यूटी है सिप की, ये एक चुनौती इंडस्ट्री के लिए रही है। लोग शुरू कर देते हैं पर कंटिन्यू नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इसे कैसे क्लोज
क्लोज, इसे आप कैसे टैकल करना चाहेंगे? आपको लगता है क्लोज एंडेड स्कीम्स आनी चाहिए, या आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जब आप सिर्फ शुरू करते हैं उसे लॉन्ग टर्म जारी रखिए? क्योंकि हमारे भी फाइनेंशियल सर्वे में हमने यही देखा था कि लोग 2 से 3 साल में उसे बंद कर देते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आज एमपी का जो कैंपेन है उसमें अगर आपने देखा होगा तो हम ज्यादा ध्यान इसी पर देते हैं कि भाई डोंट गेट स्वेड बाय द वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटिलिटी से घबराइए मत, तभी तो पैसा बनता है इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से लोग लगाते नहीं है। और उसकी वजह से धीरे 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 अगर आपने उसके अगेंस्ट में एसआईपी के जरिए निवेश किया तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो ये जो चाहे एमपी का कार्य है या म्यूचुअल फंड्स में जो कर रहे हैं, जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, वो यही है जागरूकता जगाना कि अपनी जो एसआईपी करिए उसको बंद मत करिए, एसआईपी को उल्टा बढ़ाते रहना चाहिए। अब 3 कारण से बढ़ानी जरूरी होती है एसआईपी को। आपने सपोज आज 1,000 रुपये महीने की एसआईपी चालू करी, तो हर भारतीय को एसआईपी बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे। क्यों बढ़ानी चाहिए? 3 कारण है। सबसे पहला है लार्जर इनकम, क्योंकि आपकी इनकम लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट, एस्पिरेशन भी बढ़ रही है, तो वो एक कारण है। दूसरा कारण है लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। आज पहले आप सोचते थे कि भाई 60-70 साल की एक एवरेज उम्र है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ तब तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी एक भारतीय की वो करीब 36-37 साल की थी। आज 70 साल की हो गई। हमारे जीवन में शायद ये 100 साल भी क्रॉस कर जाए। तो हमें हमारे रिटायरमेंट के लिए 30-40 वर्ष तक पैसा चाहिएगा, उसके पहले बचाना है और उसके बाद 30-40 साल तक पैसा चाहिएगा। तो आपको पहले पैसा ज्यादा जोड़ना है, तो अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। और तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो 3 एल हो गए, लार्जर इनकम, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम मानते हैं कि भाई भारत में, कि भाई जैसे मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करी, आरबीआई और सरकार का मानना है कि हम कैसे 4-5% के नीचे इन्फ्लेशन रखें, लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा है वो तो उससे ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो हम ऐसे गैजेट्स नहीं खरीद रहे थे इतने महंगे, पहले हम ऐसे होटल्स में जो आज बिल दे रहे हैं वैसा नहीं दे रहे थे, पहले वैसे कपड़े नहीं पहन रहे थे, पहले हेल्थ केयर की कॉस्ट, एजुकेशन की कॉस्ट, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिएगा आगे जाके, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे हमारा हेल्थ केयर हो, और हम ज्यादा जिएंगे। तो जो एसआईपी है वो बंद करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन जो करी हुई है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से लोग हमारे पास सवाल भेजते हैं और जितनी वॉलेटिलिटी हाल फिलहाल में देखने को मिली है, बहुत लोग ये कहते हैं कि इस फंड से स्विच हो जाएं, अब उस फंड में चले जाएं, अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो डेट फंड में चले जाएं। इक्विटी के अंदर सर ये शायद मेरे ख्याल से 38वां हफ्ता होगा जब नेट इन्फ्लो बना हुआ इक्विटी फंड के अंदर 34,697 मई में नया रिकॉर्ड, मई में नया। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं सर आप? 38 महीने, हफ्ते नहीं, 38 महीने, माफ़ कीजिएगा। और ये जो है हम देख रहे हैं कि अब की 34,697 करोड़ रुपए जो है वो मई में आए हैं, जो कि अब नया रिकॉर्ड बन गया है इक्विटी फंड के अंदर। क्या जिस तरह की वॉलेटिलिटी है थोड़ा सा इक्विटी से हल्का होने का वक्त है, या आपको लगता है कि नहीं ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है यही सही मौका होता है, आपकी यूनिट्स बढ़ जाती हैं? जो हमारे दर्शक हैं अगर उनको 100 रुपये लगाने हो तो अभी के माहौल को, अभी के वैल्यूएशन को लेकर के, क्योंकि बहुत लोगों को डर लग रहा है वैल्यूएशन को लेकर के, क्या इक्विटी में एक्सपोजर कम करना चाहिए, डेट में बढ़ाना चाहिए, क्या किस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देंगे सर? एक बड़ा फेमस कोट है, कई बार आपने सुना होगा, कई आपके गेस्ट से, कि इट इज नॉट टाइमिंग, इट इज अ टाइम इन द मार्केट। आप ये टाइमिंग करके ज्यादा पैसे नहीं बना सकते हो, किसी को नहीं पता था। अब जब बाजार इलेक्शन के दौरान कुछ और माहौल में था, एग्जिट पोल पे कुछ और माहौल में था, अगले कुछ दिन और माहौल में था, वोट के बाद कुछ और माहौल में चला गया, 10 दिन बाद कुछ यूएस इंटरेस्ट रेट्स की खबर आएगी, फिर उसके बाद कुछ बजट की आएगी। अभी आपका भी चैनल रोज है तो आपको भी रोज कुछ ना कुछ तो न्यूज चाहिए, तो अच्छा है आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। बट उसको निवेश के लिए सबसे अच्छी चीज है कि एक नियमितता जो एसआईपी के जरिए आ जाती है, जो एक डिसिप्लिन उससे आ जाता है, जो अनुशासन उससे आ जाता है, उसी से ही पैसा बनता है। मैं तो हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ इन्वेस्टर्स को कि बाजार में एक ही फॉर्मूला है बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का लंबे समय में, वो है एसटीपी, साउंड इन्वेस्टमेंट, टाइम का मतलब लॉन्ग टर्म, एंड थर्ड है पी इज पेशेंस। तो सही निवेश, लंबा समय और संयम या धैर्य, कुछ भी बोल दीजिए, ये 3 चीजों में से अगर आपने एक भी चीज निकाल दी ना तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ये सब टाइमिंग करके, बाजार में कुछ एफ&ओ करके, कुछ आज ट्रेडिंग करके आप हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बना ले, लेकिन लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसआईपी के जरिए धीरे 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 पैसा जोड़ते रहना। इन्वेस्टर के पास जो असेट होती है ना, एक असेट तो होती है जो आप पैसा लगा रहे हैं, बट उससे भी बड़ी असेट होती है आप जो टाइम दे रहे हैं उस पैसे को बढ़ने का।
तो पेड़ में तो आप एक बार बीज दे देते हैं, खाद पानी देते रहते हैं, बट पेड़ में समय का सबसे बड़ा रोल होता है। तो वो समय अगर आपने पूरा दे दिया उसको, तब तो वो पेड़ बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन बीच में आपने कहीं उसको छोड़ दिया तो वो नहीं बन सकता है। तो मार्केट को टाइम नहीं कीजिए, बल्कि अपने निवेश को टाइम दीजिए, ये है नवनीत जी का बिल्कुल मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नवनीत समय जी, ये दीजिए। बताइए, अब कमिंग टाइम्स में आप क्या देख रहे हैं? ग्रोथ स्टॉक्स का समय देख रहे हैं, वैल्यू का समय देख रहे हैं, या दोनों के मिक्स का समय देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी? क्योंकि आप भाई वेल्थ क्रिएटर हैं, आप हमें बताएंगे तभी तो हमारा मार्गदर्शन होगा। सो मैंने कहा कि भारत में सबसे बड़ी बात है कि जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड हैं और इतनी यस। अच्छी क्वालिटीज की, इतने इतने विभिन्न सेक्टर्स में आपको विभिन्न तरह की कंपनियां मिलती है और अलग अलग स्टेज पे मिलती है। लार्ज कैप भी मिलती है, मिड कैप भी मिलती है, स्मॉल कैप भी मिलती है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेज की ग्रोथ पे, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ग्रोथ हो गई 20-30 साल में, लेकिन भारत में अभी भी मौके बहुत हैं उनको भी बढ़ने के लिए। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो भारत में बन जाता है। ये बहुत ज्यादा, मैं अभी अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना है तो बहुत कर सकते हैं, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ वर्सेस ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप मेरे को सही पूछिए, जो म्यूचुअल फंड का निवेशक है उनके लिए इस सब में ज्यादा पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, चाहे फ्लेक्सी कैप लीजिए, चाहे आप लार्ज कैप लीजिए या लार्ज एंड मिड कैप लीजिए, उसमें पैसा लगा दीजिए, वो अच्छा है। फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए सारा वैल्यू और ग्रोथ। एंड भारत तो ग्रोथ की इकोनॉमी है। जो वैल्यू स्टॉक्स भी हैं, अगर वैल्यू स्टॉक्स उनको कहते हैं जहाँ चाहे प्राइस के जरिए, चाहे प्राइस टू बुक हो, प्राइस टू अर्निंग, या कोई भी जो एक वैल्यूएशन का देखने का नजरिया है, वहां सर आपको लगता है कि थोड़ा, चाहे उनकी जो हिस्ट्री है, सपोज कोई कंपनी ऐसी है जहां पर 10-15 का पी रहा है बहुत सालों तक, और आज वो सपोज 8 के पी पे मिल रही है, तो वो वैल्यू स्टॉक हो गया। बट ये सब ज्यादा देख के फायदा नहीं होता, बिकॉज भारत ग्रोथ इकोनॉमी है। यहाँ पर हर सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं हो तो कितनी भी वो वैल्यू हो तो भी बियॉन्ड ए पॉइंट काम नहीं आती है। सो मेरे ख्याल में ये सब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करके जी जी। निवेशक का बहुत फायदा नहीं होता है। एक छोटी सी बताता हूँ, सारी जो इन्वेस्टिंग है ना वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। जैसे हम जब स्विमिंग करते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि मैं वेट स्विमिंग कर रहा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं वेट स्विमिंग कर रहा हूँ, बिकॉज स्विमिंग अगर है तो वेट ही है। अगर वैल्यू नहीं है स्टॉक में, अगर कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसका जो आप एक फ्यूचर कैश फ्लो देख रहे हैं या एक फ्यूचर वैल्यू देख रहे हैं कंपनी की, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं दिख रही है, आज का जो प्राइस है उससे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो फिर कहाँ से रिटर्न आएगा? बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा इवेंट अब जो है बचा हुआ है वो है बजट। इस बार के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि ये बजट, क्योंकि अब आने वाले समय में एक तो जो मजबूत सरकार थी वो मजबूर सरकार हुई है, 230-240 सीटें उसकी आई हैं, तो क्या लोक लुभावन बजट रहेगा? क्योंकि दिसंबर से पहले पहले तक 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। या आपको लगता है कि नहीं, जो एग्रेसिव अप्रोच है रिफॉर्म्स को लेकर के वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि इस पर भी बहुत सारे लोग बटे हुए हैं और शायद वही दुविधा बाजार को भी सता रही है। तो मजबूत सरकार है, मजबूत लीडर है, मजबूत कैबिनेट बनी है, मजबूत अर्थव्यवस्था है और मजबूत बाजार है। वो घबराइए मत आप, ये 10-20-25 सीट में किधर दिमाग लगा रहे हैं। सरकार एकदम अच्छा ही करेगी, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा ही करेगी। और बाजार, जहां तक बजट की सवाल है, अगर सेम गवर्नमेंट है, सेम अगर नीतियां हैं, तो इंटरिम बजट में हमें करीब करीब, मैं कहूंगा कि बजट की झांकी मिल गई है। तब उसमें और कुछ और बढ़ सकता है, और अच्छी चीजें हो सकती है, बिकॉज उसके बाद, बजट आने के बाद भारत की ग्रोथ रेट हमने देखी तो वह आंकड़ा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर आया है। आरबीआई का डिविडेंड बड़ा गवर्नमेंट को मिल गया, तो वो एक फिस्कल सिचुएशन को और मजबूत करेगा। जीएसटी के आंकड़े हमने देख लिए, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। और अगर किसी भी नजरिए से देखें तो अर्थव्यवस्था इस क्वार्टर में और अच्छी सुदृढ़ होती हुई दिख रही है। तो कोई कारण नहीं है ये मानने का कि भारत का बजट और अर्थव्यवस्था को इस अमृतकाल में कुछ न कुछ आगे लेकर जाएगा। नवनीत सर, आपके विश लिस्ट में कुछ तो होगा, कुछ तो बताइए। आपके बजट से विश लिस्ट में मुझे लगता है कि है? कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जो आज पॉलिसीज, जो आज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने देखे हैं, जिस तरह से कैपेक्स की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान गया, और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे सरकार के पास अगर रेवेन्यूज बढ़ते हैं, जीएसटी के आंकड़े हमने देखे पिछले 1-2 महीने के, जिस तरह से रेवेन्यूज बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है।
और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से जिस तरह का लीकेजेस कम हुए हैं और गवर्नमेंट के पास पैसे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट में, ये सब में गवर्नमेंट का बहुत ध्यान रहेगा। और जिस तरह से हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नई ऊंचाइयां बना रहे हैं, वैसे ही हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत नई ऊंचाइयां बनाई है। तीसरा, मुझे लगता है अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नई ऊंचाइयां 5 वर्ष में बनाएंगे। जी नवनीत सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपके, और निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था पे आपका जो भरोसा है और देश के लोगों का देश की अर्थव्यवस्था पर जो भरोसा है वो इसी तरीके से बना रहे और हम निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, और जो हमारे यहाँ के निवेशक हैं वो ऐसे ही जो है मुनाफा उनका बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर देश प्रगति करे, तो निश्चित रूप से हम सब प्रगति करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपकी ये बात जो है बर्नी से आज़ादी, ये मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। और अगर मैं आपसे कहूँ, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर कहते हैं बेस्ट फंड बता दीजिए जहां मुझे निवेश करना है। तो टू क्लोज दिस सेशन, अगर कोई आपको कहे कि नवनीत सर मुझको अभी 1000 रुपए का निवेश सिप के जरिए करना है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? एक थीमेटिक फंड या फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए आप एक फ्लेक्सी कैप सजेस्ट करेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट सर? डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड में लगा दीजिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के जी। प्रियंका जी अगर मौका दे तो मैं कहूंगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में लगा दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। पर मैं एक और कहूंगा दैट ये जो जागरूकता जग रही है और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग निवेशकों को उनकी भाषा में, एक सीधी भाषा में, कि शेयर बाजार लोगों को ऐसा लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कुछ तो बड़े लोग हैं जो कुछ करते हैं, इसमें हमारा क्या है। लेकिन आप 500,000 रुपए से भी उतने ही पैसे कमा सकते हैं जो अब आज कोई भी दूसरा निवेशक शेयर बाजार में कमा सकता है म्यूचुअल फंड के जरिए। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है ये। और हालांकि चाहे म्यूचुअल फंड्स कई दशकों से है, लेकिन अब जो जागरूकता बढ़ रही है और जो छोटे छोटे शहरों में, जो आज छोटे छोटे कस्बों में जिस तरह से लोग जुड़े हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और धीरे धीरे ये भारत की बड़ी ताकत बनेगा, बहुत बड़ी ताकत बनेगा। निश्चित रूप से सर, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, रेडी वाले, पटरी वाले के फ़ोन आते हैं, और वो सब थोड़ा ही अमाउंट सही, लेकिन हाँ उनका फोकस अब इन्वेस्टमेंट पे है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भविष्य में अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए निवेश ही एक जरिया है, और म्यूचुअल फंड से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि शेयर बाजार वाकई में आपने सही कहा कि लोगों के पास ना तो इतना समय है और ना ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाना वो चाहते भी नहीं है। तो एक सुरक्षित एक माध्यम ये बन जाता है। थैंक यू सो मच सर। इस वेल्थ जर्नी को और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने तुरंत दरकिनार कर दिया हमारे सारे जार्गन्स को, सिंप्लीफाई किया। निवेश करते रहिए, घबराइए नहीं। थैंक यू नवनीत सर फॉर योर टाइम टुडे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।